प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और इनकी द्वारा रचित पाठ सीरीज के फूल के सारांश का अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी। देखें, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आर्त दुबे का छपरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, विनोद होता मनोरंजन, ये इनके निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास हैं। सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना साहित्य इतिहास, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। ये थी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। अब इनको जो जो पुरस्कार मिले, जिन जिन सम्मानों से अलंकृत किया गया, वे देख लें। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है आलोक पर्व, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया और लखनऊ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा इनको डिलीट की उपाधि दी गई। और इनका जो निधन, इनका देहांत सन 1979 में 1979 में दिल्ली में हुआ। यह थी संक्षिप्त जीवनी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब समझते हैं पाठ सीरीज के फूल का सार। यह प्रस्तुत ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर के कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ये जो सीरीज के फूल पाठ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने भयंकर गर्मी, लू और आंधी तूफान में भी एक सन्यासी की तरह बिना डगमगाने वाले या स्थिर रहने वाले और अपने कोमल पुष्पों के माध्यम से सौंदर्य बिखेरने वाले सीरीज के माध्यम से, सीरीज के पेड़ के माध्यम से एक मनुष्य की अजय, अजय का मतलब होता है बिना, जिसको जीता नहीं जा सकता, यानी जीती न जा सकने वाली जिजीविषा, जीने की इच्छा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच, तुमुल भयंकर कोलाहल, शोर और झगड़े के बीच में धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत, यानी लोक कल्याण के साथ चिंतित रहना, कर्तव्यशील बने रहने के और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने के मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए, क्या कि इसी प्रकार की भावधारा में बहते हुए, किस प्रकार की भावधारा में? धैर्य पूर्वक रहना, लोक के साथ, लोक कल्याण के साथ चिंता में रहना और अपने कर्तव्य पर अग्रसर रहना, अपने कर्तव्य को कभी भूलना नहीं। तो इस तरह की भावधारा, ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे लेखक को देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति
गांधी जी की याद हो आती है। यानी लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है, जिसने शारीरिक बल पर आत्मबल यानी आत्म शक्ति के बल को महत्व दिया है कि शारीरिक बल से बढ़कर आत्म बल है, आध्यात्मिक बल है या आत्म शक्ति का बल है, उसके बल पर आदमी किसी को भी जीत सकता है। ऐसा कहते थे इतिहास विभूति यानी इतिहास का गौरव या इतिहास का वैभव कौन? महात्मा गांधी जी। तो उन्हीं की याद आ जाती है लेखक को। जब याद आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से, कौन? लेखक गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से दुखी हो जाता है, यानी उसका मन परेशान हो जाता है जब वो देखता है कि समाज में गांधीवादी मूल्यों पर कोई नहीं चल रहा, गांधीवादी मूल्यों का पतन होता जा रहा है, तो उसका मन परेशान हो जाता है, कसमसा जाता है। कसमसा जाने का मतलब क्या होता है? दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, व्याकुल हो जाना। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है। क्या कि निबंध की शुरुआत में तो लेखक क्या करता है? उस शिरीष के कोमल फूलों की सुंदरता का जाल बनता है। शिरीष के कोमल कोमल फूलों की सुंदरता का जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर, उसे तोड़कर, भेदने का मतलब तोड़कर, उस जाल को तोड़कर यानी उससे बाहर निकलकर वो कहाँ जाता है? उसके इतिहास में, उस शिरीष के फूलों की सुंदरता का इतिहास क्या है, किस तरह से इतने सुंदर होते हैं शिरीष के फूल, उसके इतिहास में चला जाता है। और फिर उसके जरिए, फिर उसके माध्यम से वैभव, फिर उसके माध्यम से मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है, मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में घुस जाता है, यानी सांस्कृतिक इतिहास में प्रवेश कर जाता है। कहने का मतलब पहला तो क्या हुआ कि पहले तो शिरीष के उन फूल, कोमल फूलों के सौंदर्य का जाल बुनता है, फिर उससे भी बाहर निकल करके उसका सौंदर्य कैसे बढ़ा, यानी वो फूल इतने सुंदर कैसे हैं, उसके इतिहास में घुस जाता है। और फिर उस इतिहास के माध्यम से वह सांस्कृतिक इतिहास में, मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठ जाता है, यानी घुस जाता है या प्रवेश कर जाता है, यानी कि सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। उसके बाद लेखक क्या करता है? उस समय की जीवन और सामंती वैभव विलास को, सामंत वर्ग के वैभव, धन संपदा और उसकी विलासिता को, यानी कि सुख सुविधाएं भोगने के तरीके को सावधानी से उकेरते हुए, सावधानी से चित्रित करते हुए उसके खोखलेपन को भी उजागर करता है, प्रकट करता है, यानी उसके पाखंड को, दिखावे को भी प्रकट करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष के पेड़ को भी, शिरीष के फूलों को भी नजरअंदाज यानी कि अनदेखा किए जाने से बहुत दुखी है। यानी वो साहित्यिक घटना से कवि परेशान है, दुखी है, और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। और इसी के अंदर लेखक को एक सच्चे कवि का, सच्चे कवि के तत्वों के दर्शन भी हो जाते हैं। उसके अनुसार योगी की यानी एक सन्यासी की अनासक्त, निर्लिप्त शून्यता, खालीपन और प्रेमी की सरस पूर्णता और एक प्रेमी की आनंद से युक्त पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना, दोनों एक साथ मिलना, प्राप्त होना सत कवि होने की एकमात्र शर्त है। यानी एक सच्चा कवि वही माना जाता है जो सन्यासी की शून्यता को भी और एक प्रेमी की आनंद देने वाली, आनंद से युक्त उस पूर्णता को भी एक साथ प्रकट करता है, एक साथ दिखाता है। ऐसा कवि ही, जिस तरह से वो दोनों चीजों को एक साथ दिखाने वाला कवि, ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में
चाहे वो प्राकृतिक कुदरती धन संपदा है यानी वैभव है, और चाहे मानवीय मनुष्य से संबंधित धन संपदा है या वैभव है, उसमें रमकर भी चुकता नहीं है। इन दोनों चीजों को दिखाने से हटता नहीं है, पीछे नहीं हटता है, और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है, और लगातार आगे बढ़ते जाने की हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रेरित करता है। शीरीष के पुराने फलों के अधिकार, लिप्सु, खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा इन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शीरीष के पुराने फलों की अधिकार, लिप्सु, खड़खड़ाहट, शीरीष के पुराने फलों की अधिकार प्राप्त करने की इच्छा या ध्वनि या आवाज, और फिर नए पत्ते और फलों के द्वारा उन पुराने फलों को धक्के से बाहर निकालने के माध्यम से समाज में, साहित्य में और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच की टकराहट को दिखाया है या उसकी तरफ संकेत किया है कि वे जिस प्रकार से शीरीष के पुराने फल उस शीरीष के पेड़ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, और लेकिन उस पर आए हुए नए पत्ते और फल उन्हें धक्के से बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में, साहित्य में और राजनीति में भी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को बाहर निकाल फेंकने का काम करती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी चाहते कि वही वहां पर हमेशा के लिए जमे रहें। नई पीढ़ी धक्के से उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तथा इसके साथ साथ ये भी दिखाया है कि और क्या देखना चाहता है लेखक, स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में, यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। लेखक क्या देखना चाहते हैं, पुरानी पीढ़ी में भी और नई पीढ़ी में भी कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत देखना चाहता है कि भी क्या नया करते हैं पुरानी पीढ़ी या फिर नई पीढ़ी वाले। इस निबंध का शिल्प, इस निबंध का सौंदर्य इसी में चर्चित यानी वर्णित इक्षु दंड की तरह है, यानी एक गन्ने की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर कहे सांस्कृतिक प्रकरण के अंतर्गत और भड़कीली शब्दावली की खोल में, यानी शब्दावली की भड़कीली खोल में सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त, यानी स्वाभाविक भावधारा, विचारधारा के मधुर रस से युक्त, यानी कि मधुरता से युक्त। क्या है, जिस तरह से गन्ना होता है, अंदर से मीठा होता है, उसके अंदर मधुर रस होता है, ठीक उसी तरह से सांस्कृतिक संदर्भों और शब्दावली के भड़कीले या भड़काऊ शब्द खोल के अंदर, शब्दावली की भड़काऊ खोल के भीतर जो विचारधारा है हमारी, वह भी मधुरता से युक्त होती है। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है। कहता कि ऐसा इक्षु दंड या ऐसी मधुरता से भरी हुई विचारधारा आस्वाद्य माने स्वादिष्ट या स्वाद लेने योग्य और प्रयोजनीय है, माने उद्देश्य से परिपूर्ण है, यानी इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है ये निबंध। कौन सा? शीरीष के फूल। यह लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। प्रतिनिधि क्या होता है? जब किसी वस्तु के लिए किसी दूसरी वस्तु को नियुक्त किया जाता है या किसी एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, वह प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है, तो ये निबंध भी लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो ये था सार शीरीष के फूल पाठ का। आपने दोबारा से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी तथा इसका सार
पाठ का सार अच्छे से पढ़कर समझना है। धन्यवाद।